नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठचर्या में अंकित प्रसंग सीम्स के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए जानते हैं सिलाइयाँ क्या होती हैं, ये कितने प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, इनका चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सिलाइयों से हमें क्या लाभ होते हैं और सिलाइयों को करते समय हमें किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलाई है क्या? सिलाई जो है वो फैशन में महत्वपूर्ण स्थान निभाती है क्योंकि सिलाई के बिना हमारी जो पोशाक है उसकी निर्माण की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पोशाक है जब सिलाई होगी तभी तो वो पूरी होगी। जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम कैसे उस पोशाक को पहन सकते हैं। तो सिलाई क्या है? सिलाई कला में सिलाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिलाई के अभाव में तो पोशाक निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार हाथ की सुई द्वारा अनेक टाँके लगाकर विभिन्न सिलाइयाँ लगाई जाती हैं, उसी प्रकार मशीन की सहायता से भी विभिन्न सिवने या सिलाई लगाई जाती हैं, जिनके नाम उनकी उपयोगिता के अनुसार अलग-अलग होते हैं। वास्तव में मशीन द्वारा बनाए गए फैब्रिक जोड़ी सिलाई के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब है जो हमारे फैब्रिक हैं, उनमें हम जोड़ जो डालते हैं यानी कपड़े को जो अलग-अलग भागों को जॉइंट करते हैं, उन जोड़ने वाले भागों को हम सिलाइयाँ कहते हैं। ये सिलाई जो है हाथ के द्वारा भी पहले की जाती थी, अब मशीनें उपलब्ध हैं तो ये सिलाइयाँ मशीनों के माध्यम से की जाती हैं। आइए आगे जानते हैं सिलाइयों का वर्गीकरण। सिलाई क्लासिफिकेशन ऑफ सीम्स। जो सिलाइयाँ हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आगे बताया गया था कि इनको नाम के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर इनको नाम दिया गया है, इनकी उपयोगिता और कार्य के आधार पर। तो आइए जानते हैं सिलाइयों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सादा सिलाई, चपटी सिलाई, फ्रेंच सिलाई, ऊपरी सिलाई, ओवरकास्टिंग सिलाई, बाउंड सिलाई, जिग-जैग सिलाई। जिग जो है ये सिलाइयाँ अपनी उपयोगिता के आधार पर बाँटी गई हैं, जैसा जिनका काम है, वैसा ही उसको नाम दिया गया है। आइए आगे जानते हैं सादा सिलाई क्या होती है और इसका फैशन डिजाइनिंग में इन सिलाइयों का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि हमें जहाँ भी फैशन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, उनमें हम कुछ न कुछ नया ढूँढते हैं। इसलिए इन सिलाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उस प्रत्येक फैशन डिजाइनिंग से संबंधित व्यक्ति को इन सिलाइयों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि जब इन सिलाइयों का ज्ञान होगा तो उससे वो पोशाक निर्माण अच्छी तरह से कर पाएगा, शीघ्र कर पाएगा। अगर उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इन सिलाइयों के माध्यम से पोशाक निर्माण आसानी से कर ले जाएगा। तो आइए जानते हैं सादा सिलाई क्या है। सादा सिलाई सिलाई मशीन द्वारा की जाने वाली सबसे सरल तथा साधारण सिलाई है। ये सिलाई अधिक पारदर्शी कपड़े पर उपयोगी नहीं होती है। इसको लगाने के लिए 2 पल्लों को साथ में रखा जाता है। इसके पश्चात उन्हें जोड़ा जाता है। ये सिलाई जो है जो पतले यानी जो डेलिकेटेड कपड़े होते हैं, महीन कपड़े हो बारीक कपड़े होते हैं, उन पे ये सिलाई मजबूत नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सादा सिलाई हम कर देंगे और वो कपड़ा जब पहनेंगे तो वो खिंच जाएगा। बैठने पे या कहीं थोड़ा-सा झुके मूवमेंट किया तो वो फटने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए उन कपड़ों पे ना करके ये मोटो कपड़ों पे मोटे जो कपड़े होते हैं, उन पे अधिक मजबूत रहती है। जैसा कि ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये ये 2 टुकड़े रखे हुए हैं, आधा इंच का मार्जिन देकर, ये सिलाई लगाई गई हुई, यहाँ से किनारे से
और सबसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब हम सिलाई लगाते हैं, तो यहाँ से इसको डबल सिलाई लगा देते हैं, टाँका मार देते हैं जिससे कि सिलाई खुले नहीं। अगर हम टाँका नहीं लगाएँगे, तो वो सिलाई खुल जाएगी, तो फिर वो जो पोशाक है, वो खराब हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे जानते हैं, फ्रेंच सीम क्या होती है? फ्रेंच सीम अन्य सिलाइयों की तुलना में अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इस सिलाई में एक सिलाई के अंदर दूसरी सिलाई होती है, इसलिए इसे गुम सिलाई भी कहते हैं तथा बंद सिलाई के नाम से भी जानते हैं। ये सिलाई मुख्यतः बारीक कपड़ों पर की जाती है। इस सिलाई को करने से कपड़े के किनारे के धागे नहीं निकलते हैं। जैसा कि बताया गया है गुम सिलाई या बंद सिलाई, तो इसमें जो है पहले क्या करते हैं, सीधी तरफ से एक पैर की बखिया लगाने के बाद उल्टी तरफ से जितना भी हमें मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है, उतना मार्जिन हम छोड़कर सिलाई लगाते हैं। तो ये जो अंदर पहले सिलाई करते हैं फर्स्ट नंबर पे, वो अंदर बंद हो जाती है। इसीलिए हम इसे बंद या गुम सिलाई कहते हैं। जैसा कि ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये पतले कपड़ों पर इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ ये फिनिशिंग अच्छी रहती है और मजबूती प्रदान करती है उन कपड़ों पे। इसलिए इस पे पतले कपड़ों पर ये अधिक की जाती है। ये देखिए यहाँ पे पहले सीधी तरफ से सिलाई की गई थी एक पैर की, फिर इसको उल्टी तरफ से दोनों पल्लों को मोड़कर ये जो बखिया लगाई गई है, ये इसको ही हम इस सिलाई को फ्रेंच सिलाई या गुम सिलाई कहते हैं। आइए आगे जानते हैं चपटी सिलाई क्या होती है। चपटी सिलाई, ये सिलाई अन्य सिलाइयों की अपेक्षा कम मजबूत होती है। सिलाई में कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़ने हेतु उन्हें बिना ओवरलैपिंग किए रखा जाता है। इसके बाद सिलाई लगाकर बंद कर दिया जाता है। जो ये टुकड़े होते हैं, इनको क्या करते हैं, एक टुकड़ा बड़ा इस सिलाई के लिए और एक टुकड़ा छोटा रखा जाता है। तो बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े पर मोड़कर ऊपर से ही सिलाई लगा दी जाती है। क्योंकि ये ओवरलैप नहीं किया जाता है, तो इसको बिना ओवरलैप किए हुए मोड़कर सिलाई लगा देते हैं, उसके बाद एक और सिलाई लगा देते हैं, तो ये ऊपर एकदम फ्लैट सा दिखने लगता है, इसलिए इसे चपटी सिलाई या फ्लैट सिलाई कहते हैं। ये जीन्स पैंट में अधिक की जाती हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपरी तरफ 2 सिलाइयाँ दिखाई देती हैं। ये जो आप देख रहे हैं जीन्स के कपड़े पर, ये जो सिलाई की गई है, इसको इस वाले छोटे टुकड़े पर पलट कर यानी मोड़ कर रखा गया। उसके बाद ये पहले सिलाई लगाई गई, उसके बाद में ये वाली सिलाई दी गई है, जिससे ये अंदर की तरफ का जो मार्जिन वाला हिस्सा है, वो भी बंद हो जाए, उससे तार नहीं निकले और फ्लैट आ जाए, ऊपर फिनिशिंग अच्छी आए। इसलिए इस चपटी सिलाई का प्रयोग हम जीन्स पैंटों में करते हैं। आइए आगे जानते हैं कि ऊपरी सिलाई क्या होती है। ऊपरी सिलाई, ये सिलाई मजबूत होने के साथ-साथ वस्त्र को सुंदरता भी प्रदान करती है। इस सिलाई में सर्वप्रथम कपड़े के दोनों किनारों को मिलाकर सीधी सिलाई लगाते हैं। उसके बाद किनारों पर कपड़े के जो धागे हैं, निकलने से रोकने हेतु दूसरी सिलाई लगाई जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये चित्र में ये ये यहाँ पे पहले उल्टी तरफ ये जो धागा दिख रहा है, सिलाई लगाई गई थी, उस सिलाई से ये धागा दिखाई दे पड़ रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ प्रेस करके इसको फिनिशिंग दी गई। उस फिनिशिंग को देने के बाद आधा इंच का मार्जिन दे मतलब आधा इंच क्या 1 पैर की सिलाई लगाते हुए ये सिलाई लगाई गई है ये, जिसे हम टॉप सीम या ऊपरी सिलाई के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये चित्र में जो आपको दिखाई दे रही है, ये आर्म होल, कंधे और कफ, कॉलर कॉलर जो शर्ट के होते हैं, उनपे ये अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि ये मजबूत होती हैं। इसलिए जितने भी मूवमेंट वाले यानी गति करने वाले अंग होते हैं, उन अंगों पर जो भी पोशाक का भाग आ रहा है, उन भागों पर ऊपरी सिलाई की जाती है जिससे कि उनको
मजबूती मिले, जब हम उन भागों को गति से मूवमेंट करें तो वो फटे नहीं और हमारे जो फैब्रिक है, पोशाक है, वो सुरक्षित रहें। इसलिए हम वहाँ पे टॉप सीम यानी ऊपरी सिलाई का प्रयोग करते हैं। आइए आगे जानते हैं, ऊपरी सिलाई के बाद कौन सी सिलाई है हमारी? बाउंड सिलाई। बाउंड सिलाई जो है वो सादा सिलाई लगाने के बाद दोनों किनारों को पाइपिंग के द्वारा फिनिश कर दिया जाता है। ये सिलाइयाँ देखने में सुंदर लगती हैं। इन सिलाइयों का प्रयोग गले बनाने के लिए किया जाता है तथा जो हमारी पोशाक है उसमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो गया है तो उन दोषों को छिपाने के लिए हम इन सिलाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, इसको सादा सिलाई करने के बाद ये साइड से पाइपिंग लगाई गई है। ये पाइपिंग आप घर पे भी बना के लगा सकते हैं। रेडीमेड जो बाजार में बनी बनाई मिलती है, उनको भी बनाकर लगा सकते हैं। इसलिए ये जो है वो गले की डिजाइन देने के लिए और जो तार निकलती हैं इनकी, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए कपड़े को और तार ना निकले उसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बाउंड सीम को आपने समझा कि बाउंड सीम क्या होती है और ये फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइनिंग के व्यवसाय में या किसी वस्त्र को फैशनी है या डिजाइनर वस्त्र है, उसको कहीं पे भी हम इस डिजाइन को सेट करने के लिए भी इस सिलाई का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं कि जिग जैग सिलाई क्या होती है। इसमें दोनों सिरों के पास या फिर ऊपर की ओर सिलाई लगाकर किनारों को फिनिश किया जाता है। इस सिलाई का उपयोग कपड़े के किनारों को घिसने से बचाने हेतु किया जाता है। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, ये ये यहाँ पे प्लेन सिलाई पहले की गई है। उन प्लेन सिलाइयों को करने के बाद या तो हम जो ये कप मार्जिन बचता है दोनों तरफ, उन मार्जिन को किनारे-किनारे दो अलग-अलग पकड़कर जिग-जैग मशीन के माध्यम से सिलाई लगा देते हैं या फिर इसके ऊपरी तरफ पे जहाँ पे हमें कहीं कोई डिजाइन देना है या किसी दोष को छुपाना है, उसके लिए हम ऊपर से जिग-जैग स्टिच का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी जो गलती है पोशाक में या जो भी कारण से वो पोशाक सही नहीं बन पाई, उसमें दोष उत्पन्न हो गया, तो हम इसको छुपा सकते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, पोशाक दिखने में अच्छी भी लगेगी और हमारा जो दोष वो भी छुप जाएगा और इसके जो किनारे हैं, वो भी घिसते नहीं हैं। इसलिए भी हम इस ज़िग-ज़ैग स्टिच का या ज़िग-ज़ैग सिलाई का प्रयोग करते हैं पोशाक में। आइए आगे जानते हैं ज़िग-ज़ैग सिलाई के बाद कौन-सी सिलाई है? ओवर कास्टिंग सिलाई। ओवर कास्टिंग सिलाई को हम सारजू वाली सिलाई या फिर टेढ़ा कच्चा भी कहते हैं, सर्जिकल स्टिच भी कहते हैं या सर्जिकल सिलाई भी इसको ओवर कास्टिंग सिलाई को भी सादा सिलाई की तरह करते हैं। इसके बाद दोनों पल्लों को प्रेस के द्वारा चीरकर टेढ़ा कच्चा करके फिनिशिंग देते हैं। इसका उपयोग भी किनारों के धागों को निकलने से बचाने हेतु किया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि इस सिलाई को सादा सिलाई की तरह तो पहले दोनों पल्लों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे बीच में ये आपको दिख रहा है ये लाइन सी, ये क्या है दोनों पल्लों को जोड़ा गया है। तो ये जो बखिया की गई थी, उस बखिया के बाद जो मार्जिन बचा हुआ है उसको प्रेस के माध्यम से चीर के प्रेस कर दिया गया है, यानी इधर-उधर फिनिशिंग दे दी गई है। इसके बाद मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा हम टेढ़ा कच्चा करते हैं, जिससे कि इसके रेशे ना निकले, ठीक है? और इसमें मजबूती भी आ जाए। तो इसलिए इसमें ये हम टेढ़ा कच्चा करते हैं। ये जो टेढ़ा कच्चा है, ये जो सर्जिकल चीज़ें होती हैं, जो जहाँ पे कहीं सर्जरी हुई हो, उन सर्जरी के लिए भी इन टाँकों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे ओवर कास्टिंग या फिर सर्जिकल टाँका या सारजू वाली स्टिच के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पल्लों को जोड़ने के बाद
आप कर सकते हैं। और इसको जो हमारे पैंट हैं, उन पे भी किया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे जो पैंट का कपड़ा होता है, उनकी तार निकलने लगती हैं, तो उन तारों को निकलने से रोका जा सके और उसमें मजबूती भी आती है कपड़े में। क्योंकि जब साइड से क्या होता है, वो कपड़ा पैंट का जब चलते हैं तो घिसता रहता है, लगता रहता है पैर में, तो वो घिसने से भी इस चीज़ को बचाता है टेढ़ा-कच्चा करके, इसलिए हम इसको जो है पैंट वगैरह में प्रयोग करते हैं। आइए आगे जानते हैं कि सिलाई का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सीम। जो हमारे वस्त्र हैं, उन पे हमें किस प्रकार की सिलाई का चुनाव करना चाहिए, ये व्यवसाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को इस जो सिलाई है, उनका ज्ञान नहीं होगा, तो वो जो पोशाक तैयार होगी, वो उस क्वालिटी की तैयार नहीं होगी, जिससे कि हमें फ़ेमस मिल सके, यानी प्रसिद्धि मिल सके। इसलिए सिलाई का चुनाव किस फैब्रिक पर, कहाँ पर, किस डिज़ाइन पर, कौन-सी सीम का या कौन-सी सिलाई का प्रयोग करना चाहिए, ये जानना अति आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं, किसी भी वस्त्र की जाने वाली सिलाई अनेक तथ्यों पर निर्धारित होती है, जिनका विवरण निम्नवत है। तो विवरण निम्नवत है, इनको हम जानते हैं किस प्रकार से है। पहला है, सिलाई का चयन कपड़े पर भी निर्भर करता है। प्राय पतले कपड़ों के लिए छोटी सिलाई तथा मोटे कपड़ों के लिए लंबी सिलाई का उपयोग किया जाता है। तो ये जब आप सिलाई करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कपड़ा है, वो अगर आपके पास कोई पतला कपड़ा दे गया है पोशाक बनवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, छोटी सिलाई को प्रयोग में लाना है। और अगर कोई मोटा कपड़ा दे गया है, तो वहाँ हमें लंबी-लंबी सिलाई का प्रयोग करना है। इन सिलाइयों को हम जो मशीन होती है, उसमें एक पखिया नियंत्रक लगा रहता है टूल, उस टूल के प्रयोग से या उस पुर्जे के प्रयोग से हम इन सिलाइयों को छोटा-बड़ा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब हम पोशाक सिल रहे हैं, तो कपड़ा हमारा किस प्रकार का है, हमें वहाँ किस प्रकार की सिलाई चाहिए है, तो उस पेंच के माध्यम से जिस तरह की भी सिलाई हमें चाहिए होती है, हम वहाँ पर सेट कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि जिस तरह की हमें इस फैब्रिक पर सिलाई चाहिए है, वो आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा है, मोटे तथा भारी कपड़ों के लिए फ्रेंच सिलाई प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। मोटे कपड़ों और भारी कपड़ों की इसलिए फ्रेंच सिलाई प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो मोटे कपड़े तो ऑलरेडी मोटे होते ही हैं। अगर हम उसपे फ्रेंच सिलाई कर देंगे, गुम सिलाई कर देंगे, तो वो अंदर बंद होती है, वहाँ कपड़ा और थिक हो जाता है, है ना? तो जब कपड़ा थिक हो जाएगा तो वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी, शेप भी जो हम चाह रहे हैं, पोशाक का वो शेप वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मोटे तथा भारी कपड़ों के लिए हम फ्रेंच सिलाई प्रयोग में नहीं लाएँगे। वस्त्रों के डिज़ाइन के अनुसार विभिन्न प्रकार की सिलाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं। तो हमें अपने वस्त्र की डिज़ाइन को देखते हुए इन सिलाइयों का प्रयोग करना होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी डिज़ाइन किसी और तरह से बनी हुई है, वहाँ हमने सिर्फ़ प्लेन सिलाई का प्रयोग कर दिया। वहाँ हमें करना चाहिए था बाउंड सिलाई का प्रयोग। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किस सिलाई को प्रयोग करने से हमारी जो पोशाक है वो सुंदर दिखेगी। तो उसी के अनुसार वहाँ पे सिलाई का प्रयोग आपको करना है। फिर है ला 4th है, किनारों की मोड़ने हेतु सादी सिलाई अधिक उपयोगी होती है। जो किनारे होते हैं, उन किनारों को मोड़ने के लिए हमेशा सादा सिलाई का प्रयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम इन इन किसी और सिलाई का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमें सादा सिलाई का प्रयोग करना चाहिए,
जो जैसे घेर वाले वस्त्र हैं, हमें घेर नीचे मोड़ना है, या जो कोई बॉटम है, उसको चौड़ाई में भी मोड़ना है 2 इंच 3 इंच, तो वहाँ हम सादा सिलाई प्रयोग करते हैं, वो सुंदर लगती है और अधिक उपयोगी होती है। 5वां है सामान्यतः पुरुषों की शर्ट आदि बनाने हेतु चपटी सिलाई प्रयोग की जाती है। पुरुषों की शर्ट जैसे पीछे शोल्डर है, उस पे जो योक लगता है, उस योक पे चपटी सिलाई का प्रयोग किया जाता है। तो पुरुषों की शर्ट या पुरुषों के और कपड़ों पर हम इस सिलाई का प्रयोग या वस्त्रों पर और पोशाकों पर इस चपटी सिलाई का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है कि जो ये भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम सिलाई करते हैं, सिलाई करते समय हमें कि जो व्यक्ति के मूवमेंट वाले भाग हैं, गति करने वाले भाग हैं, वहाँ पर हमें कौन-सी सिलाई प्रयोग में लानी चाहिए। तो वहाँ पे हमें फ्रेंच सिलाई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंच सीम है यानी गुम सिलाई है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। इसलिए उन गत क्योंकि गत्ते हम जब करते हैं किसी भी भाग से या किसी भी अपने अंग से, तो वहाँ कपड़ा ज़्यादा खिंचता है। तो अगर हम वहाँ कपड़े को ज़्यादा मजबूती नहीं देंगे, तो वो कपड़ा फट जाएगा। सिलाई में जब मजबूती ही नहीं होगी, तो वो सिलाई जल्दी टूट जाएगी और फैब्रिक भी जल्दी फट सकता है। इसलिए हमें मूवमेंट वाले हिस्सों पर, गति वाले हिस्सों पर पुरुष, महिला ये जो बच्चे होते हैं उनके वस्त्र पे जो मूवमेंट वाली जो जगह है पोशाक की, उन सभी पोशाकों पर फ्रेंच सिलाई का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर वहाँ वस्त्र ज़्यादा मोटे कपड़े के हैं, तो उन पे हम ऊपरी सिलाई यानी टॉप सीम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए, अभी हमने देख सुना सिलाई का चुनाव कैसे करना चाहिए, अब हम आगे समझते हैं कि सिलाई के गुण क्या हैं। कपड़े पर की जाने वाली सिलाई निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। तो जो हमारे गुण हैं सिलाई के, वो विभिन्न तथ्यों पर यानी निम्न तथ्य हैं कि किस तरह से वो उसके गुण को बताते हैं कि ये गुण इसके कारण से है सिलाई का। तो आइए जानते हैं। पहला है उत्तम फैब्रिक जोड़। उत्तम फैब्रिक जोड़ जो है, वो जो फैब्रिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक फैब्रिक की क्वालिटी नहीं होगी, तब तक जोड़ सही नहीं होंगे और जब जोड़ सही नहीं होंगे, तो वहाँ पर सिलाइयाँ भी सही नहीं होंगी। उत्तम फैब्रिक जोड़ क्या है? आइए जानते हैं। किसी भी सिलाई को करने हेतु उत्तम फैब्रिक की आवश्यकता होती है। यदि कपड़े के जोड़ सही नहीं होंगे, तो उस पर सिलाई भी सही नहीं होगी। ठीक है? आपको जब भी सिलाई करनी है, तो उस समय इस सिलाइयों के गुण को ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है कि हमें कहाँ पे क्या सिलाई का प्रयोग करना है। स्थायी तथा समान टाँके। यदि टाँके स्थायी नहीं होंगे, तो वे बीच-बीच में टूट सकते हैं, जिससे सिलाई खराब हो जाएगी और सिलाई में प्रयोग किए जा रहे सभी टाँकों की लंबाई समान होनी चाहिए। तो जब भी हम सिलाई करते हैं किसी भी पोशाक पर, तो हमें जो है ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके जो सिलाई का गुण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सिलाई सही होगी, तब तो हमारी पोशाक ज़्यादा टिकाऊ रहेगी। इसलिए हमें सब स्थायी तथा समान टाकों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सिलाई के समय फैब्रिक को फटने से बचाना, ये हमारी सिलाई का गुण है। क्योंकि सिलाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा फटे नहीं। यदि किसी समय सिलाई खोलने की आवश्यकता हो, तो उसे सावधानी से खोलना चाहिए। मतलब अगर हम कोई पोशाक बना रहे हैं, उस पोशाक को बनाते समय ऐसी सिलाइयाँ लग गई हैं, ऐसी सिलाई लग गई है, जिससे कि हमें खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सिलाई वहाँ या तो अच्छी नहीं लग रही है या वहाँ गलत लग गई है या 2-3 बार सिलाई वहाँ बखिया रिपीट हो गई है। तो हमें क्या करना है, उन सिलाइयों को
लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिलाई लगाएं जो समय जरूरत पड़ने पर खोली जा सके, और जो खोली जा रही है उससे हमारा कपड़ा ना फटे। उससे जैसे मान लो कोई फैब्रिक पोशाक सिलवाएगी किसी फैब्रिक की, उस फैब्रिक को हम कुछ महीनों बाद जब ट्राई करते हैं तो वो हमारे टाइट होने लगा है, अब हमें उसको ढीला कराना है। तो जब हम ढीला कराएंगे तो उसके लिए उस सिलाई को खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना है कि उस ऐसी सिलाई होनी चाहिए कि वो जब हम खोले तो हमारा कपड़ा फटे नहीं, हम मार्जिन वाले कपड़े से उसमें ढिलाई दे दें तो वो हमारा कपड़ा फिट आ जाएगा। तो अभी हमने जाना सिलाई के गुण क्या होते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि सिलाई संबंधी सावधानियां क्या-क्या होती हैं, या सिलाई करते समय हमें क्या-क्या सावधानी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है सिलाई का कार्य करने वाला साफ-सुथरा हो। तो जो सिलाइयाँ की जाती हैं उनको जो व्यक्ति करता है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा जो पोशाक है वो गंदा ना हो, सुंदर रहे। अगर पोशाक गंदी हो जाएगी तो दिखने में वो अट्रैक्टिव नहीं। दूसरा मशीन को कतरन पर चलाकर सिलाई चेक करें। जो हमारी मशीन की बखिया है उसको कतरन पे चलाकर चेक कर लेना चाहिए कि वो सिलाई सही आ रही है या नहीं। मैचिंग धागा मैचिंग कलर का व अच्छी गुणवत्ता का हो। धागा अच्छी क्वालिटी का होगा तो सिलाई अच्छी होगी, अगर अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा तो बार-बार सिलाई टूटेगी। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता का या अच्छी क्वालिटी का धागा यूज करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सिलाइयों को प्रेस करते रहें। जो सिलाइयाँ कर रहे हैं उनमें जब जब आवश्यकता पड़ रही है या ज़रूरत है सिलाई की तो उसको सिलाई करने के बीच-बीच में प्रेस करते रहें। पॉकेट, डार्ट, प्लेट सिलाई करने से पहले कच्ची कर लें। इन सबको कच्चा करने से सिलाई अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके साथ-साथ हमें और भी सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि जब हम सिलाई लगा रहे हैं, तो उसके किनारों पर हमें टाँका मार देना चाहिए, क्योंकि टाँके मारने से सिलाइयाँ खुलती नहीं हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो भी सिलाई बना रहे हैं, उसमें हमें टाँके ज़रूर किनारों पे दोनों तरफ लगा देने चाहिए। और इसके बाद मशीन का कार्य करने के बाद जो भी पोशाक हम सिल रहे हैं, उसमें मशीन का जो कार्य है उसको समाप्त करने के बाद हमें हाथ के कार्य करने चाहिए। ये नहीं बीच-बीच में भी हम तुरपाई करते चले जा रहे हैं, फिर मशीन लगने लग रहे। ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से क्या होता है हमारी जो पोशाक है, वो सही ढंग से नहीं बन पाती है। दूसरा है कि जो हमारा फैब्रिक अगर सूती है, तो हमें सूती धागे का प्रयोग करना चाहिए। मोटा फैब्रिक है, तो मोटे क्वालिटी का धागा यूज़ करना चाहिए। बारीक फैब्रिक है, तो बारीक धागे का प्रयोग करना चाहिए। ये सिलाई संबंधी महत्वपूर्ण सावधानी है कि हमें धागे का प्रयोग कपड़े के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का कपड़ा है, जब तक हम उस प्रकार की क्वालिटी का धागा यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी सिलाई सही नहीं बनेगी। इसलिए इसका जब विशेषतर और जो श्रिंक वाले कपड़े होते हैं, मतलब जो श्रिंक करते हैं कपड़े, पतले कपड़े होते हैं, उन पे जो अस्तर लगाते हैं, वो हमें हमेशा श्रिंक किया हुआ लगाना चाहिए उन पतले कपड़ों पर। क्योंकि श्रिंक करते हैं कपड़े, जो हम पतले कपड़े पर अगर उसको यूज़ कर लेंगे, तो वो क्या होगा, अगर हम श्रिंक नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो फिटिंग नहीं आएगी, वो शेप नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पतले कपड़ों पर श्रिंक किया हुआ ही अस्तर प्रयोग करना चाहिए। ये सिलाई से संबंधित महत्वपूर्ण सावधानियाँ हैं। प्रत्येक सिलाई से संबंधित व्यक्ति को या जो इस व्यवसाय से संबंधित हैं, उनको इन सिलाई संबंधित सावधानियों के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। क्योंकि वो सिलाई करते हैं तो ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे जो हमारी पोशाक है वो अच्छी नहीं बनती है। आइए आज हमने सीखा कि सिलाइयाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार से सिलाई की जा सकती हैं, सिलाई के क्या गुण हैं और सिलाई करते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए।
तो जो ये प्रशिक्षण आज हमने आपको सिलाइयों के बारे में प्रदान किया, ये सारा स्टडी मटेरियल हमने इस बुक से फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से लिया हुआ है। इनके जो राइटर हैं गायत्री वर्मा एंड कपिल देव हैं। आप भी इसके गहन अध्ययन के लिए इस बुक से अध्ययन कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी आप मदद ले सकते हैं, जैसे www.wikipedia.org, www.google.com से भी आप अध्ययन में अपनी सहायता प्राप्त कर सकते। आज मैंने आपको सिलाइयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।